हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में परीक्षा धाम का फोर्थ एडिशन हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग इसका चौथा अध्याय देखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है। इसके पहले हम लोग मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य उसको देख चुके हैं। मध्य प्रदेश का तीसरा अध्याय हमने अभी रुका है। इसका नोट्स हम खुद बनाकर आपको देंगे, जिसमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। आज हम लोग मध्य प्रदेश के जो है भौतिक विभाजन पर चर्चा कर रहे हैं। इसका टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये रहा अपने मध्य प्रदेश का मैप। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार हमने परीक्षाओं में देखा है बड़ी बेसिक प्रश्न बनते हैं, बड़े सरल रहते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार मैप पर चर्चा करेंगे। तो यह है अपना मध्य भारत का पठार। ये रहा अपना बुंदेलखंड का पठार। ये रीवा पन्ना का पठार। ये बघेलखंड का पठार है। ये सतपुड़ा मैकाल सिल्ली है। ये नर्मदा घाटी है। ये मालवा का पठार है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या है, थोड़ी दिशा वाइज समझेंगे। तो इसको देखो, ये है अपना पूर्वी क्षेत्र, ये रहा अपना पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। यहाँ तक क्लियर है। मालवा का जो पठार है वो अपना पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद यह जो मध्य भारत का पठार है, यह एमपी का में भी है और थोड़ा बहुत राजस्थान में भी है। तो अपन को मध्य प्रदेश से मतलब है केवल। ठीक है। ये जो बुंदेलखंड का पठार है, ये यूपी में भी है और एमपी में भी है। हमें केवल एमपी से मतलब है। रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में भी है। सतपुड़ा मैकाल सिरणी ये मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक एक से इनको पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो उच्च मध्य प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, जिसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी आती है। सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी में पश्चिमी श्रेणी में जो राजपीपला है, मध्य श्रेणी में महादेव है यहाँ पर, और मैकाल श्रेणी जो है पूर्वी क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग मध्य भारत पर चर्चा करेंगे। ये अपना मध्य भारत का पठार है। इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 से 79 डिग्री 10 पूर्वी दिशांतर तक अवस्थित है। समझने का प्रयास करेंगे। जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 है। क्या? अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। इसके बाद इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 74 डिग्री 50 से 79 डिग्री 10 तक। मोटा मोटा याद रखेंगे, 74 से 79 और 24 से 26। ठीक है। इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7 है। याद रखिएगा, 10.7 मध्य भारत में है। इसका जो निर्माण है वो मुख्यतः विंध्य सेल समूह के अपरदन से हुआ है तथा नदियों के निक्षेपण से। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जो विंध्य सेल समूह है, यानी कि विंध्याचल पर्वत की जो चट्टाने हैं, उनके अपरदन से और नदियों की निक्षेप, जो नदियों द्वारा मिट्टी बहा कर लाई गई है, उससे यहाँ की जो भूमि है उसका निर्माण हुआ है। इसके प्रमुख जिले हैं तो नीमच, शिवपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। यहाँ की जो एरिया है, यहाँ से नीमच है, भिंड, मुरैना, शिवपुर इस तरफ है। तो इसका जो है आप देख सकते हैं, शिवपुरी का भी कुछ हिस्सा मध्य भारत में आता है। ठीक है। इसके बाद जलवायु यहाँ की विषम पाई जाती है, यानी कि गर्मियों में अधिक गर्म, ठंडों में अधिक ठंड और वर्षा यहाँ कम ही होती है। ठीक है। वर्षा के बारे में देखेंगे तो इस क्षेत्र में लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ऐसा मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? तो वो मध्य भारत का जो क्षेत्र है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। पूछ सकते हैं किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो मध्य भारत के पठार में। इसकी जो मिट्टी है वो है जलोढ़ व कछारी मृदा। जलोढ़ मृदा क्योंकि नदियों के निक्षेपों से आई है, तो यहाँ जलोढ़ मृदा का जो है विस्तार पाया जाता है। इसकी जो प्रमुख फसल है वो है सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ। ज़्यादातर यहाँ मोटे अनाज पाए जाते हैं, जिसमें सरसों भी शामिल है, और सरसों का यह प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद नदियाँ हैं, इसकी चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है। इसके अलावा सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुआरी सिंध आदि इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। मध्य भारत के पठार के बारे में कहेंगे तो इसको सरसों की हड्डी कहा जाता है। बिहार से प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। और मध्य पठार का ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है टोंगरा। यह याद रखेंगे, 430 मीटर की जो टोंगरा है, यह शिवपुर जिले में स्थित है। अभी थोड़ा आप देखेंगे तो इसमें अपन को याद रखना है कि सबसे पहले तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो देख लेंगे। नीमच बीच में आता है, शिवपुरी बीच में आता है और भिंड, मुरैना, ग्वालियर भी आता है। इसके अलावा इसकी प्रमुख नदी है वो है चंबल।
इसमें जो प्रमुख फसल है वो है सरसों, और इस क्षेत्र को सरसों की हांडी कहा जाता है। और इसकी जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है टोंगरा, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ और याद करने के लिए आपको मिल जाएगा, हो सके तो अक्षांश और देशांतर की स्थिति याद रखेंगे। 24 से 26 इसकी अक्षांशीय विस्तार है, और 74 से 79 इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। अगला जो अपना पठार है वो है बुंदेलखंड का पठार। 1 मिनट, आप यहाँ पर इसका विस्तार भी देख सकते हैं। तो इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के कुल विस्तार के 10.7 है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद बुंदेलखंड के पठार पर चर्चा करेंगे। यह बुंदेलखंड का पठार है, यूपी में भी इसका थोड़ा विस्तार है। इसकी स्थिति देखेंगे तो इसका जो विस्तार है 24 डिग्री से 26 डिग्री, मोटा मोटा याद रखिएगा आप, 24 डिग्री से 26 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। और 77 डिग्री से 80 पूर्वी देशांतर, देशांतर याद रखेंगे 77 से 80, और 24 से 26 इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसके बाद मध्य भारत के पूर्व में, मध्य भारत के पूर्व में, ठीक है, और रीवा पन्ना के पश्चिम में, रीवा पन्ना के पश्चिम में। ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा भी गया है कि बुंदेलखंड की जो स्थिति है वो किस तरह है। ज्यादा घुमा फिरा के पूछेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, मध्य भारत के पूरब में, और रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में। ये रीवा पन्ना का पठार इसे किया जाता है तो इसके पश्चिम में, और यह मध्य भारत का अपना जो पठार है इसके पूरब में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो 7.7 है। मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक में इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.7 है। इसके प्रमुख जिला है दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। ठीक है। इसके बाद गर्मियों में इधर अधिक गर्मी और ठंडों में अधिक ठंडी पड़ती है। इसका जो औसत तापमान वर्षा का है वो लगभग 75.100 है। यहाँ पर वर्षा 75.100 के बीच में होती है। प्रमुख जो वन है वो है तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर इत्यादि। अच्छा, मैं आपको बताऊं कटीली वन का, जहाँ वर्षा 75 से 100 के बीच होगी, वहाँ के जो पेड़ है वो थोड़े कटीले होंगे, जैसे कि बबूल है। इनकी जो पत्तियां होंगी वो छोटी होंगी। कम वर्षा वाले क्षेत्र की यह विशेषता है। यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और प्रमुख फसलें हैं जो है गेहूं, ज्वार, तिल आदि। इसकी प्रमुख नदियां हैं बेतवा, सिंध, दसान, उर्मिल, जामनी आदि। तो बेतवा यहाँ की प्रमुख नदी है। इसकी प्रमुख खनिज है हीरा, चूना पत्थर। इसके बाद बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है सिद्ध बाबा चोटी है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा निम्न स्तर की होती है। तो सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र भी मध्य प्रदेश का यही पठार है। बुंदेलखंड के पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल पर्याय मैदान पाए जाते हैं। जो झांसी है और सागर है, यहाँ पर समतल प्रवाह मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं जिन्हें टोर कहा जाता है। इस एरिया में जो झांसी है वो झांसी से सागर की मध्य, झांसी के सागर के मध्य बिल्कुल समतल मैदान है। और यहाँ पर कहीं कहीं छोटी छोटी चोटियां पाई जाती हैं जिन्हें हम बेसिकली टूर कहते हैं। और आप अगर बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत सी ऐसी पहाड़ियां मिल जाती हैं जिनको टूर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद मालवा के पठार पर चर्चा करेंगे। मालवा का पठार बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। ये रहा अपना मालवा का पठार। मालवा का पठार की जो देशांतर विस्तार है, पहले देशांतर पर चर्चा करेंगे। तो 74 से 79, ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार है वो 22 से 25। समझ में आ गया होगा आपको, 22 से 25 और 74 से 79, मोटा मोटा याद रखने की जरूरत है। इसके बाद थोड़ा कभी कभी पूछते हैं तो आपको विकल्प से समझ में आ जाएगा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, हमने आपको बता ही दिया था, पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके बाद जो क्षेत्रफल है इसका 28% है। ठीक है। मध्य प्रदेश के पठारों में सबसे बड़ा पठार 28%। इसका जो निर्माण है वो दक्कन की ट्रैप की लावा का बेसल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। प्रमुख जिले हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, झाबुआ, धार। इसके बाद इसकी जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है। गर्मियों में साधारण गर्म, ठंडियों में साधारण ठंड पाई जाती है। और यहाँ की जो जलवायु है काफ़ी अच्छी जलवायु थी। अभी तो बदलते वातावरण में यहाँ भी गर्मी पड़ने लगी है, वरना यहाँ कम ठंड कम ही गर्मी पड़ती थी। ठीक है। इसके बाद वर्षा यहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जो वन है वो है पलाश, तेंदुपत्ता, बबूल आदि। काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, इम्पोर्टेंट है, काली मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है। प्रमुख फसलें हैं सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार, मूंगफली, प्रमुख फसलें हैं। अच्छा, आपको बता दें कि जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ कपास और मूंगफली, ये काफ़ी अच्छी फसलें काली मिट्टी के लिए मानी जाती है। ठीक है। इसकी जो प्रमुख फसल नदियाँ हैं वो है चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र बता ही दिया है। गेहूं की डलिया इसको कहा जाता है।
तो सरसों की डलिया जो है मध्य भारत को और गेहूं की डलिया मालवा के पठार को कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के पठार की मध्य से गुजरती है, कर्क रेखा मालवा के पठार की मध्य से गुजरती है। इसके बाद मालवा का पठार सबसे ऊंची चोटी है सिगार। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ऊंची चोटी सिगार है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 881 मीटर। इसके बाद यहाँ पर 854 यानी कि दूसरी सबसे बड़ी चोटी है जाना पाओ, एक है धजारी 810 मीटर। यह तीनों इंदौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, तीनों इंदौर जिलों में तीनों ऊंची चोटियां हैं मालवा की। चीनी यात्री फरहान मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। चीनी यात्री जो फरहान था उसने मालवा की जलवायु को सबसे अच्छी जलवायु कहा गया था। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रीवा पन्ना के पठार पर। रीवा पन्ना का पठार की स्थिति, रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी। इसके बाद बघेलखंड के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, बघेलखंड का जो क्षेत्र है उसके पश्चिमी में स्थित है। इसका विस्तार 23 से 25 अक्षांश है, 78 से 82 दिशांतर। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल में देखेंगे तो 10.36 जो कुल क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, उसमें रीवा पन्ना का हिस्सा है। इसके जो प्रमुख जिले हैं वो है रीवा पन्ना आदि, और इसका जो निर्माण है वो है विंध्य सेल के अपर से। ठीक है, मध्य भारत का भी विंध्य सेल के अपर से और रीवा पन्ना का भी विंध्य सेल के। गर्मियों में साधारण गर्मी रहती है, सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ पर भी मिट्टी में देखें तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ हैं टॉन्स कैन बिहल महाना बिछिया आदि। फसलें हैं गेहूँ चावल तिल। चूना पत्थर गेरू हीरा यहाँ की प्रमुख खनिज है। इसे विंध्यन कगारी स्कॉट प्लेट भी कहा जाता है, विंध्यन कगारी स्क्वायर प्लेट भी कहा जाता है, ध्यान रखें विंध्यन कगारी या स्क्वायर प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल, जिसको सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। यह दमोह में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 752 मीटर। ठीक है, रीवा पन्ना जबेरा गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। एक जबेरा का गुम्बद है जो दमोह जिले में है, वो भी रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग नर्मदा घाटी पर चर्चा करेंगे। यह मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में स्थित है। यह मालवा तथा रीवा पन्ना के दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में है। ठीक है, इसके बाद इसका जो देशांतर विस्तार है उस पर चर्चा करेंगे, जो 74 से 81, और अक्षांशीय विस्तार है 23 से 22 से 23। इसका अक्षांशीय विस्तार कम है, आप देखते बने हो केवल एक का अंतर है, लेकिन देशांतर ज्यादा है। ठीक है, तो याद करेंगे कितना है देशांतर, 74 से 81, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 22 से 23। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 22, इसका 26% है। मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। पहला हमने आपको बताया मालवा, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है नर्मदा घाटी। इस घाटी का निर्माण पश्चिमी दक्कन ट्रैप की चट्टानों तथा पूर्व में धारवाड़ तथा बिंदी की चट्टानों से हुआ है। पश्चिम का जो एरिया है इसका, उसका निर्माण है पश्चिमी दक्कन ट्रैप से। ठीक है, और पूर्व का जो क्षेत्र है ये वाला, इसका निर्माण हुआ है धारवाड़ तथा बिंदी की क्रम की जो चट्टाने हैं उनके अपर्दन से। ठीक है, प्रमुख जिले हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। इसकी जो जलवायु है वो गर्मियों में गर्म तथा सर्दियों में साधारण ठंड रहती है। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा तथा पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। इसका यह क्षेत्र अधिक ठंडा होता है क्योंकि यहाँ संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं और सर्दियों में वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसका यह क्षेत्र अधिक गर्म रहता है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म रहता है। आगे बढ़ते हैं, वर्षा में देखेंगे इस क्षेत्र में वर्षा पश्चिमी पूर्वी ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर है। इस तरफ से वर्षा बढ़ती जाती है इधर को, समझ लो पश्चिम से पूरब की ओर। यहाँ थोड़ी कम होगी तो यहाँ ज़्यादा या ज़्यादा या ज़्यादा, इस तरीके से। यहाँ की जो वन है वो है सागौन साल की, मिट्टी है गहरी काली मिट्टी है। ठीक है, और इसकी जो पूर्वी क्षेत्र में कहीं कहीं लाल मिट्टी भी पाई जाती है, तो गहरी काली याद रखेंगे। जो नर्मदा घाटी है उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी काली मिट्टी है, कैसी काली है, गहरी काली। ठीक है, इसके पश्चिमी में कपास, मूंगफली, मध्य में गेहूं तथा पूर्व में चावल होते हैं। आप यहाँ रखिएगा, यहाँ गहरी काली मिट्टी है, तो हमने बताया था कि मूंगफली और कपास ऐसी फसलें हैं जो गहरी काली मिट्टी या काली मिट्टी में होने के लिए सबसे उपयुक्त फसल मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद खनिज है चूना पत्थर, संगमरमर तथा चीनी मिट्टी। ठीक है, बताया है कि संगमरमर वहाँ पर आपको कि यहाँ पर संगमरमर पाया जाता है, जो इसका मुख्य खनिज है। इसके बाद
नर्मदा घाटी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जो नर्मदा का जो क्षेत्र है वो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। ये जो एरिया है नर्मदा का, ये सबसे निचला स्तर है। ठीक है। इसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पर चर्चा करेंगे। तो यह इंपोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा इसको 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी में मैकाल श्रेणी, जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है मैकाल श्रेणी का। मध्य में महादेव विस्तार, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके बाद पश्चिम में राजपीपला, जो गुजरात तक फैला हुआ है। ठीक है। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो मैकाल। मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो महादेव की श्रेणी। ठीक है। और इसको पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता है राजपीपला। ठीक है। इसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में है, जो कि बताया था ये नर्मदा घाटी अपनी से दक्षिण में है। इसके बाद इसका जो देशांतर विस्तार है वो है 74 डिग्री 81, और जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 से 23। ठीक है। इसके बाद इसकी जलवायु देखेंगे, तो जो जलवायु है गर्मियों में साधारण गर्म, सर्दियों में अधिक ठंडी रहती है। ठीक है। गर्मियों में साधारण गर्म और सर्दियों में अधिक ठंड रहती है। इसका जो निर्माण है वो है दक्षिण क्रम के साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का हुआ है। इसका जो निर्माण है वो है दक्षिण क्रम और धारवाड़ की चट्टानों के टूटने या अपरदन से हुआ है। प्रमुख जिले हैं बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं वो इसका हिस्सा है। ठीक है। पश्चिमी भाग में लगभग 75% वर्षा तथा पूर्वी भाग में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ 150, यहाँ थोड़ा कम होता है 75 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है। इसकी प्रमुख नदियां हैं ताप्ती, वेरिंगा, सक्कर, दूधी, बरदाम, बावनथड़ी आदि। इसकी जो मिट्टी है वो छिछली काली लेटराइट मिट्टी भी है। ठीक है। वर्षा के मामले में जरा याद रखेंगे, यहाँ वर्षा अधिक होती है। इसके अलावा छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। और मध्य प्रदेश की जो इसमें नहीं दिया गया है, आगे देंगे वो। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी चोटी जो है धूपगढ़, वो यही महाकाल पर, महा महाद्वीप पर स्थित है। यहाँ जो मध्य भारत है, मध्य सतपुड़ा श्रेणी है, माफ करिएगा, वहाँ पर आपकी धूपगढ़ श्रेणी है, शायद है आगे वो दें। ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ है, तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के मध्य श्रेणी में इधर, जो कि महाद्वीप श्रेणी है उसमें स्थित है। अगर महाद्वीप दिया गया है तो अच्छी बात है, वरना कभी कभी प्रश्न में सतपुड़ा मैकाल भी दे देते हैं, कभी कभी महाद्वीप श्रेणी भी देते हैं। ठीक है। इसके बाद बघेलखंड पर चर्चा करेंगे। तो पूर्वी क्षेत्र बघेलखंड है। इसका जो विस्तार है वो 23 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। और इसका देशांतर है 80 से 82, लगभग 7% यह हिस्सा जो मध्य प्रदेश में आता है। इसका निर्माण जो है आज महाकल्प सेल समूह से हुआ है। इसके प्रमुख जिले हैं सीधी, सिगरौली, रीवा, शहडोल। रीवा भी कुछ क्षेत्र में इसमें आता है। जलवायु इसकी जो है गर्मियों में साधारण गर्म, ठंडों में अधिक ठंड पड़ती है। वर्षा 125 से 140 सेंटीमीटर है बघेलखंड में, काफ़ी अच्छी वर्षा होती है। सोन, जोइला, बानस, गोपादानी है इसकी प्रमुख नदियाँ। इसके अलावा यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक बार पूछा गया था अभी हाल ही में कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो याद रखेंगे बघेलखंड में। ये अपना जो है फटाफट रिवीजन के लिए दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। तो देख लेंगे मालवा का पठार 28%, काली मिट्टी, सोयाबीन प्रमुख फसल, चंबल प्रमुख नदी, चंबल, माही, छिप्रा प्रमुख नदी है। मालवा का पठार सबसे ऊंची चोटी सिगार है। ठीक है। इसके बाद मध्य भारत का पठार, इसका क्षेत्रफल है 10.68, जलोल कछारी मिट्टी पाई जाती है। सरसों यहाँ की प्रमुख फसल है। चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है, इसे सरसों की हड्डी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था बुंदेलखंड, जिसका विस्तार 7.7 है, और यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद यहाँ की फसल जो है गेहूं, तिल आदि है। केन, बेतवा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बुंदेलखंड का पठार सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इसके बाद हमने देखा था कि रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना के पठार का विस्तार जो है 10.3 है। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। गेहूं, चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। टोन्स, केन और टोन्स यहाँ की प्रमुख नदी है। जावेरा गुम्बद दमोह में है, जो रीवा पन्ना के पठार में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नर्मदा घाटी पड़ी थी, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र 26%। यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसल है गेहूँ। नर्मदा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, सबसे निचला प्राकृतिक भूभाग है। ठीक है। इसके बाद सतपुड़ा पर चर्चा की थी। 11% सतपुड़ा का क्षेत्र है। लेटेराइट तथा काली छिछली मिट्टी पाई जाती है। मक्का यहाँ की प्रमुख फसल है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो दूधी, दहनवा। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश की जो प्रदेश शब्द की उत्पत्ति है, प्रदेश शब्द की उत्पत्ति वो लेटिन भाषा के रेजियो से हुई है। ठीक है, किससे हुई? प्रदेश शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के रेजियो से हुई है। इसके बाद भारत के प्रादेशिक विभाजन में कई विद्वानों का योगदान रहा, जिसमें स्टेम और आर एल सिंह का विशेष योगदान रहा है। इसके बाद चंबल का उप आंध्र प्रदेश को सामान्यतः मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है, मैं भी बताया था आपको। इसके बाद मध्य भारत पठार के पश्चिम में बूंदी और करौली की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके बाद पश्चिमी सतपुड़ा और झाबुआ का संपूर्ण क्षेत्र सूखे मानसूनी वन मिलते हैं। जो पश्चिमी सतपुड़ा है और झाबुआ का क्षेत्र है, वहां पर सूखे मानसूनी वन मिलते हैं। इसके बाद बघेलखंड में स्थित देवगढ़ का पठार, ठीक है, सरगुजा छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र में है, सोन तथा महानदी का जल विभाजक का कार्य करता है। सोन तथा महानदी के जल विभाजक का काम देवगढ़ का पठार करता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसके बाद रीवा पन्ना का पठार, दूसरा नाम बिंद के पठारी प्रदेश है, बिंद का पठारी क्षेत्र रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है। चीनी यात्री ने जो फरहान था उसने मालवा की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है, हमने आपको बताया था। कर्क रेखा मालवा के पठार के दो भागों में विभाजित करती है, मध्य से निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर निर्धारित करती है, बताया था अभी आपको। इसके बाद चंबल नदी का उत्खनन स्थलकृत बीहड़ निर्माण करता है। जो चंबल नदी है वो बीहड़ निर्माण करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं गंगा नदी का मध्य जल विभाजक का काम करती है, यह इंपोर्टेंट है। जो विंध्याचल पर्वत है वो नर्मदा और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। एक बार प्रश्न में पूछा गया था। पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती है। जो पन्ना से जो हीरा निकलता है वो बिजावर श्रेणी के अंतर्गत निकलता है। इसके अलावा गुडविल शिखर, कालूमार चोटी, ये दोनों चोटी जम्मू दमोह जिले में स्थित है। इन्हें सद्भावना सॉरी जो गुडविल चोटी है उसको कालूमार तथा सद्भावना शिखर कहते हैं और यह दमोह जिले में स्थित है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद विंध्याचल विंध्याचल पर्वत श्रेणी राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर सासाराम बिहार तक स्थित है। जो विंध्याचल पर्वत है वो मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा राजस्थान में है और बिहार तक स्थित है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त होता है, इंपोर्टेंट है। संगमरमर कैसी चट्टानों से प्राप्त होता है? तो आर्कियन युग की चट्टानों से। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का जो संगमरमर है वो आर्कियन युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। पन्ना जिले में भोगन नदी में हीरे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पन्ना जिले के भोगन नदी में हीरा प्राप्त होते हैं। इसके बाद हिनौता, मझगवा, ये दो जो हीरा की खान है वो पन्ना में है। कौन कौन सी? मझगवा और हिनौता। इसके अलावा कोटरिया जो है सतना जिले में हीरे की खान है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र, चावल सबसे ज्यादा बघेलखंड में होता है, सोयाबीन सबसे ज्यादा और गेहूं मालवा में होता है। सतपुड़ा की जो श्रेणी है वहाँ पर मक्का होता है। मध्य भारत में सरसों, बुंदेलखंड में गेहूं तिल, नर्मदा घाटी में गेहूं गन्ना दाल अधिक होती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा देखेंगे तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, चर्चा हम लोग कर चुके हैं सातों पर। इसके बाद मुख्य रूप से 7 पर बांटा गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, तो 7 में। कई बार हम लोग ये पढ़ लेते हैं, संख्या भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नियोजन प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन। ठीक है, प्रदेश के विभिन्न आर्थिक कार्य संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि नियोजन में भी 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 7 भाग हैं? ग्वालियर एग्रो प्रदेश, इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश, बुंदेलखंड बघेलखंड प्रदेश, भोपाल कैपिटल प्रदेश, जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश, नर्मदा घाटी प्रदेश, छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश। ये उसके प्रमुख जिले हैं, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए। समय ज़्यादा नहीं है तो मैंने इसको आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि उसी के आसपास के जिले हैं। जैसे ग्वालियर है तो ग्वालियर में ग्वालियर संभाग के जो जिले हैं वही है। इंदौर में कुछ उज्जैन है, झाबुआ है, थोड़े अलग से जिले हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट हमने आपको पढ़ाई दी है। आगे हम लोग मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं पर चर्चा करने वाले हैं। पीडीएफ आपको हमने फिर से बता दिया है, टेलीग्राम पर है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।